गाइस वेलकम बैक टू बिकम टुडे केमिस्ट्री में। चलिए आज हम लोग बता रहे वाले हैं जो कि आगे बढ़ा रहे हैं। अभी सॉल्यूशन हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर में थ्योरी में हम बता चुके हैं मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, इसके बाद आपका एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सारा चीज हम लोग लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। आज का हम लोग पढ़ेंगे अभी सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान देंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नाम सुने ही होंगे। जो स्टूडेंट होंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये सभी स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा, जो खासकर सीबीएसई, जैक, बिहार, यूपी, बंगाल या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे। जो सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो खतरनाक इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन आ भी सकता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जानने से पहले बता दें, सबसे पहले लोग जानते हैं आज के जमाने में सब लोग जाके चले गए डिप्रेशन में। तो डिप्रेशन, वो डिप्रेशन का मतलब हमारा जो दिमाग का कम हो जाना, डिप्रेस हो जाना मतलब कम हो जाना। तो डिप्रेस का मतलब था रिड्यूस करना, मतलब डिक्रीज करना, और एलिवेशन का मतलब होता है आपका इंक्रीज करना। तो यहाँ पे होता है कि जैसे डिप्रेशन, किस चीज का डिप्रेशन, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक प्योर सॉल्वेंट है, ये है आपका प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ध्यान देंगे एकदम अच्छा से ध्यान देंगे। ये है आपका प्योर सॉल्वेंट, सिर्फ वाटर है इसके अंदर में या बेंजीन है। और एक यहाँ पे हम ले रहे हैं जिसके अंदर में वाटर के साथ साथ इसके अंदर में सॉल्यूट भी है। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर में सॉल्यूट भी है। तो ये क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी क्या है, लिक्विड, ये भी क्या है, लिक्विड, और ये भी क्या है, लिक्विड। तो जैसे ही इसका मान लेते हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट। पहले सबसे पहले बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट इज जस्ट ए टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है जिस पर, यानी एट विच कोई भी लिक्विड क्या करता है, फ्रीज कर जाता है। कोई भी लिक्विड क्या करता है, फ्रीज करता है। ध्यान देंगे, कोई भी लिक्विड जब जिस टेम्परेचर पे फ्रीज करता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी वो लिक्विड का वो टेम्परेचर हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं एफ पी से। अगर हम लोग ऐसे हम लोग देखते हैं एफ पी है, समझ जाइए फ्रीजिंग पॉइंट है। समझ रहे हैं, इतना समझ गए होंगे। अब फ्रीजिंग पॉइंट का जो 12 में जो डेफिनेशन है उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, लिख करके, देख करके, समझ करके। और नहीं समझे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में, जो भी नेक्स्ट क्लास होगा वहां पे थोड़ा सा डिटेल में अगर हम उसका डेफिनेशन हम लिख करके आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे अब आप लोग समझ गए होंगे दोनों ही क्या है, चाहे सॉल्यूशन हो या सॉल्वेंट हो, दोनों लिक्विड है। वेन देखिए इसका मान लेते हैं, ये है इसका टी नोट एफ, इसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का वो टी नोट एफ है, और सॉल्यूशन का जो है वो टी एस एफ है। ठीक, अब जैसे ही जब हम लोग सॉल्यूट को डिजोल्व कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर में, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है व्हेन सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन सॉल्वेंट, तो क्या हो जाता है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो डिक्रीजेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। और उसी तरह अगर व्हेन सॉल्यूट इज डिजोल्व्ड इन सॉल्वेंट, तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट की जगह आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड, तो यहां पे हो जाएगा इंक्रीज्ड, या इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीजेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जैसे होता है तो इसका मतलब ये क्या होता है, ग्रेटर होता है। टी नोट एफ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, टी एस एफ। ध्यान देंगे, अब यही हम लोग जैसे ही होगा तो यहाँ पे क्या हुआ, डिप्रेस किया कि नहीं। पहले ये ज्यादा था, ये कम हो गया, इसका मतलब डिप्रेस किया। तो डिप्रेस कैसे करता है ये सब डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दिमाग में रखना होगा। अब बात आती है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जस्ट एक डिफरेंस होता है किसके बीच में, आपका प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट का और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का वो डिफरेंस होता है। तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस इन, ध्यान देंगे, द डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इधर लिख लीजिएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से एकदम बता दें, द डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इसको किससे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय
डेल्टा टी एफ। ध्यान देंगे इसको किससे डिनोट करता है, डेल्टा टी एफ। और जितना भी केमिस्ट्री में आप लोग को बताते हैं एकदम एकदम शानदार तरीके से, जिस तरह से बताते हैं उसी तरीके से अच्छा से आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। उसका डेफिनेशन को एकदम गेट बाय हार्ट कर लीजिए। वैसे गेट बाय हार्ट यानी गेट बाय माइंड कर लीजिए, गेट बाय हार्ट कर लीजिए, जहां भी करना है दोनों तरह से होना चाहिए। इतना आप नोट कर लिए होंगे। अब आता है जो एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट, तो दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, थोड़ा सा लिख देते हैं इसे। तो अभी हम लोग आप पढ़े थे डेल्टा टी बी इक्वल टू होता था टी एस बी माइनस टी नोट बी। उसी तरह डेल्टा टी एफ हो गया टी नोट एफ माइनस टी नोट टी एस एफ। ये आप दो फॉर्मूला जान गए। अब जानते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको पता होगा, जो भी विद्यार्थी थोड़ा सा अगर मेहनत किए होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। और बहुत लोगों को पता है कि पानी वाटर कितना पे बॉइल करता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत लोगों को पता रहता है ये चीज, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आता है राउल्ट्स लॉ जो होता है। पहले राउल्ट्स लॉ तो आप पढ़े ही पढ़े रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लॉरिंग को छोड़ करके, यानी हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। उसके बाद राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो दोनों को हम लोग लिखने के पहले हम लोग लेते हैं लॉ, यानी राउल्ट्स लॉ, यहां लिख दे रहे हैं RAOULT और एपोस्ट्रोफी S। राउल्ट्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक को आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आप दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक ही बना पाइएगा, एकदम आसान होता है। तो क्या होता है जी, तो हम लोग लिखते हैं इसको अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। आराम से लिखना है, आराम से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ठीक है, क्या लिखना है, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान देंगे, एकदम अच्छा से लिखिएगा। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलेलिटी, यानी टू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सीधे लिख देते हैं टू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देंगे मोलेलिटी, इतना भी आप लिख देंगे तो काम अभी एकदम अच्छे से। फिर से बोल रहे हैं, अगर ये लो अगर आपको पता हो गया तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी आप तुरंत लिख दीजिएगा। क्या वहां पे चेंज करना है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। ध्यान देंगे, फिर से ध्यान देंगे, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। तो आप राउल्ट्स लॉ लिखिएगा किसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप कि आप समझ गए हैं। तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एम का मतलब यहाँ मॉलिक्यूलर वेट मत समझ लीजिए, मोलेलिटी है। तो इसका मतलब डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा, इक्वल। जैसे ही आप इक्वल करते हैं तो आप जानते हैं कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आएगा, के बी। और के बी इंटू एम हो जाएगा आपका पहला फॉर्मूला नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, वेयर Kb is a constant called क्रैश कॉपी कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। जो भी लिखना है आप तो एक लिख देते हैं, यहाँ पे ए लिखेंगे, इज ए कांस्टेंट कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अच्छे से फिर बढ़ाते हैं। डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू आर स्मॉल एम, यानी मोलिलिटी का फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम और 1000 बाय कैपिटल डब्ल्यू। तो देयरफॉर इसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ता है, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो एम इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू, इसको 1000 को पहले लिख दीजिए, इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय, देखिए ये नीचे हम लोग कर दे रहे हैं, डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। एंड दिस इज द मेन फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने का कैलकुलेशन करने के लिए आप ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, स्मॉल एम इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और अगर चाहे तो थोड़ा सा याद भी कर सकते हैं, के बी फॉर वाटर, एकदम मुंह पे याद रखिए, के बी फॉर वाटर होता है 0.52 के पर एम।
एंड केबी फॉर बेंजीन भी याद कर लीजिए, केबी फॉर बेंजीन, ये दोनों एकदम याद कर लीजिए 2.53 के पर एम। ठीक है, एकदम याद कर लीजिए ये फॉर्मूला को, एकदम अच्छे से पहले डिराइव किए। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, आप मुझे बताइएगा। एकदम एकदम कर देंगे, फिर बोल रहे हैं एकदम कर देंगे हलवा जैसा, एकदम आसान कर देंगे एकदम। खाली बस आपको खाना है, आपको सब बना बना करके दे देंगे। आपको खाली सिर्फ क्या करना है, एग्जाम में एकदम बेहतर तरीके से लिखना है, एकदम इतना अच्छा से लिखना है कि 100 में 100 मार्क्स आपका आ जाए, एकदम ऐसा लिखना है। तो फिर से बोल दे रहे हैं इसको, राउल्स लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर लिखने आ जाए तो आप लिख भी सकते हैं। डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन कर सकते हैं। अगर आपको अगर फॉर्मूला से कैलकुलेट करना है क्वेश्चन को, तो वो भी हम अब अगले नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो फॉर्मूला, आज का फॉर्मूला पहला हो गया, आप आसानी से इसको टैकल कर पाए। अब हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी उसी तरह फॉर्मूला होगा, आप डिप्रेशन वाला भी हम इसी तरह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी इसी तरह बना लेंगे। आप मेरे साथ भी बना सकते हैं। देखिए इसमें भी क्या होगा, डेल्टा टी एफ, ठीक है, थोड़ा सा कर दे रहे हैं, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम हो जाएगा, फिर डेल्टा टी एफ इक्वल टू यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, वहां पे के भी था, यहाँ पे के एफ हो जाएगा, के एफ इंटू स्मॉल एम। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर आगे सॉल्व कीजिएगा, फिर हो जाएगा वही हो जाएगा एम स्मॉल एम इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला का फॉर्मूला। और उधर अभी आप लोगों को बताए तो एक बार अच्छा से यहाँ पे दोनों लिख दे रहे हैं। पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, स्मॉल एम इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और दूसरा फॉर्मूला होगा स्मॉल एम इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल के एफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब ये सारा हम लोग जो है क्वेश्चन के थ्रू इसको, इस फॉर्मूला को कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, तो हम लोग उसको क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। स्मॉल एम का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। के बी का मतलब भी बताया मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट। और यहाँ पे आपका 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा टी बी आपका, डेल्टा टी बी आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैपिटल डब्ल्यू आपका गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और इसी तरह से आपका यहाँ पे भी सेम टू सेम है। उम्मीद है ये सूत्र, ये फॉर्मूला जो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर चुके होंगे। आइए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए। कितना, सॉरी 3 पार्ट। और चौथा पार्ट आने वाला जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान देंगे, क्या है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जानने से पहले आपको 2 टर्म आपको जानना होगा। पहला है नंबर 1 ऑस्मोसिस, दूसरा जानना होगा आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आप 2 चीज आपको जानना होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे। एग्जाम में भी ये आ चुका है, झारखंड में आ चुका है, सीबीएसई में आ चुका है, सभी में आ चुका है। तो कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का हम लोग डेफिनेशन इसको डिफाइन करते हैं। तो सेमी परमिएबल एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन आप समझते होंगे, आप देखे होंगे चाय का पत्ती जो छानते हैं, चाहे छन्नी देखे हैं कि नहीं, तो वो भी एक तरह का मेम्ब्रेन ही है। हमारे जो ब्लड भी एक तरह से छानता है। कौन छानता है वो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है कुछ प्योर होता है, कुछ इम्प्योर होता है, किससे छानता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, तो द मेम्ब्रेन ध्यान दीजिएगा एकदम, द मेम्ब्रेन थ्रू विच, ठीक है, द मेम्ब्रेन थ्रू विच solvent can pass but not to solute is called semi permeable membrane, शॉर्ट में SPM बोलते हैं। ठीक है, द मेम्ब्रेन थ्रू विच सॉल्वेंट कैन पास बट नॉट टू सॉल्यूट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल इसका क्या है, तो कॉपर फेरोसाइनाइड का नाम सुने होंगे, कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका फॉर्मूला भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, कॉपर फेरोसाइनाइड का।
तो एक एग्जाम्पल भी हो गया। आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझ भी पाए होंगे, समझ पाए हैं कि नहीं? और नहीं समझ पाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम हर एक चीज बताने के लिए तैयार है कि समझ कहां पे आपको दिक्कत हो रहा है। तो द मेम्ब्रेन थ्रू विच सॉल्वेंट कैन पास, मतलब इससे सॉल्वेंट पास कर पाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका एक अपरेटस है, ये आपका एक कंटेनर है, यहां से सेमी परमिएबल एसपीएम लगा दिए, ये क्या लगा दिया? एसपीएम। और इधर से जैसे कोई सॉल्यूशन डाल रहे इसके अंदर में, तो इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा, सॉल्यूट आपका ऊपर ही ऊपर रह जाएगा। जैसे कि आप लोग चाय छन्नी देखे ही हैं कि ऊपर में आप चाय सारा नीचे चला जाता है और चाय का पत्ती जो है ऊपर में ही रह जाता है। तो एक तरह से वो एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेमी का मतलब आधा, परमिएबल मतलब गुजरने देना, और मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन झिल्ली, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं सेमी मतलब आधा। सेमी फाइनल सुने होंगे। सेमी परमिएबल मतलब गुजरने देना, मतलब आधा चीज गुजरने देना। मतलब दो ही चीज हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पास करेगा, सॉल्यूट नहीं पास करेगा। डेफिनेशन भी यही से हो जाता है, आसान हो जाता है एकदम, है कि नहीं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन समझ पाए होंगे क्या? अब आते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है। तो डेफिनेशन भी एकदम आसानी से हो जाता है। यानी द फिनोमिना, यानी क्या लिखते हैं? द फिनोमिना, ध्यान देंगे क्या लिखते हैं? द फिनोमिना या प्रोसेस, ठीक है, या प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? द फिनोमिना या प्रोसेस, द फिनोमिना ऑफ प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ, फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ क्या? सॉल्वेंट। ध्यान देंगे, यानी प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के फ्लो करने का प्रोसेस है। किससे फ्लो करेगा? तो अभी आपको बता दिया, थ्रू एसपीएम। यहां पे आप पूरा लिख दीजिएगा, हम यहां पे शॉर्ट में लिख दिए, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम, ध्यान देंगे, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, नहीं, लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान देंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन होगा या लोअर कंसंट्रेशन होगा? तो लोअर कंसंट्रेशन टू, ध्यान देंगे, लोअर कंसंट्रेशन किसका होता है? ध्यान देंगे, लोअर कंसंट्रेशन होता है सॉल्वेंट का। और टू क्या हो जाएगा? हायर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन किसका होगा? तो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन का। तो ध्यान देंगे, एकदम यही है, इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एकदम बेहतरीन, एकदम आपका देखिए बेहतरीन डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ विक्रम ट्यूटोरियल के चैनल पे ही मिलता है। तो आप लोग विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को ज्यादा लोगों तक फैलाइए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, चैप्टर बोला गया मुंह से, तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम एकदम बेहतर से बेहतरीन कर देते हैं। तो कैसे? देखिए एकदम सिंपल सा डेफिनेशन, द फिनोमिना एक प्रोसेस है, यानी फिनोमिना द प्रोसेस किसका? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फ्लो का प्रोसेस है। किससे होता है? किधर से फ्लो करेगा? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहां से कहां? तो लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और यही रिवर्स ऑस्मोसिस में लिख देना है, यही चीज लिखना है, वहां पे लिखना है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ध्यान रखना है। और अगर यही लोअर कंसंट्रेशन आपको लिखने नहीं आता तो लिखिएगा फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। क्या लिखना है? फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। क्या लिखना है? फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है, एकदम दिमाग में रखना है, पैसेंस रखना है। और जैसे ही ऑस्मोसिस आपका कंप्लीट होगा, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पहले आप एकदम याद कर लीजिए मेरे साथ, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और अगर रिवर्स ऑस्मोसिस आपका आएगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस उल्टा आप कमेंट करके मुझे लिख के दिखाइए। रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन आप नीचे में लिख करके आप मुझे बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। क्या है? एक एक्सटर्नल प्रेशर है, यानी लिख सकते हैं द प्रेशर विच स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी इसको बोल सकते हैं ऑस्मोसिस सीधा। यानी वैसा प्रेशर जो क्या करता है ऑस्मोसिस को ही रोक देता है, ऑस्मोसिस ही नहीं होने देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी आप शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं द प्रेशर विच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको डिनोट क्या करते हैं? किससे? इट इज डिनोटेड बाय, थोड़ा ध्यान रखना है, इट इज डिनोटेड बाय
ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय पाई। ठीक है, इसे हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। और पाई का जो होता है, पाई जो ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी होता है। पाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होता है, ये याद रखना है दिमाग में। अब दोनों को मिला देते हैं, जैसे ही कंबाइन कर देते हैं तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीटी होता है और पाई इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट आता है आर सी टी। आर मतलब सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 0.0831। ठीक है, या 8.314 कहीं कहीं, लेकिन ये लगाइएगा लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये आप लोग का यूनिट। तो ये याद रखना है 0.0831। ठीक है, कहीं कहीं 21 सीधे 0.083 ही दे देता है, तो इतना ही दिमाग में रखना, 0.083 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, एक तरह से गैस कांस्टेंट है ये। तो यहाँ पे याद रखना सॉल्यूशन कांस्टेंट भी वही होता है। तो पाई का क्या फॉर्मूला हो गया, पाई इक्वल टू CRT, एक पहला फॉर्मूला हो गया। इस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। और पाई का आगे बढ़ाते हैं तो पाई का फॉर्मूला आएगा WRT बाय MV।